ये हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल रविचंद्र यूपीएससी सीएससी। देखिए, आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को डील कर रहे हैं बेसिकली, जिसका नाम है रिफ्यूजी लॉ। इन डेप्थ एनालिसिस है पूरा रिफ्यूजी लॉ का कॉन्सेप्ट के जितने भी पॉसिबल एस्पेक्ट्स हो सकते हैं ना, आई विल बी डीलिंग विद दिस। एंड दिस वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यूपीएससी एग्जाम पर्सपेक्टिव एज वेल एज माई लॉ पर्सपेक्टिव एज वेल, बिकॉज इट्स वेरी डेडिकेटेड, स्पेशली डेडिकेटेड टू लॉ स्टूडेंट्स, जहाँ पे इसके जो लॉ पर्सपेक्टिव हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ना कि अगर आप यूपीएससी में जाओ तो लॉ वगैरह के जो पर्सपेक्टिव है वो उतना ज़्यादा नहीं पूछा जाता, पर जीएस 4 इथिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जीएस 2 जहाँ पे आपको भी पता है बायलैटरल रिलेशनशिप, डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप और बहुत सारी चीज़ें, इवन इंटरनल सिक्योरिटी में भी ये चीज़ें पूछी जा सकती है पेपर थर्ड में। तो ये पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ वीडियो को देखिएगा ढंग से, और लंबा वीडियो होने वाला है, सो प्लीज़ स्किप मत करिएगा। एंड एट द एंड ऑफ द डे आपको लगेगा कि आपने कुछ रिफ्यूजी लॉ के बारे में जाना, आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। देयर आर समथिंग जो मैंने भी इसमें ऐड नहीं करे, बिकॉज मेरे लिए भी पॉसिबल नहीं है सारी चीज़ें ऐड कर पाना, और आपके लिए भी पॉसिबल नहीं है सारी चीज़ें जान पाना। ठीक है, तो कुछ चीज़ें अगर रह जाती हैं तो आप उसको प्लीज़ अपना गूगल करें, उसको समझें चीज़ों को। एंड एनीथिंग इज लेफ्ट देन आई विल बी कवरिंग दिस इन अदर वीडियो। अगर ऐसा लगता है कुछ, अगर आपको इंपॉर्टेंट दिखता है तो आप मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में। सो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, शेयर द चैनल विथ योर फ्रेंड्स इफ यू लव द कंटेंट, like the video as well. This is me Ravichandra UPSC CAG, where you get current affairs updates on a very regular basis. और चलिए स्टार्ट करते हैं, चीज़ों को समझेंगे, है ना, थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे कि क्या है। और चलिए देखते हैं पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्या कहता है। आइए, देखिए, आगे बढ़ने से पहले जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ रिफ्यूजी लॉ। ये जो रिफ्यूजी लॉ है, ये कॉन्सेप्ट का हिस्ट्री क्या रहा है, कैसे डेवलप हुई है। उसके पहले एक कोट मैं आपको बताना चाहता हूँ मदर टेरेसा जी की। आपको पता है, एंड शी वाज सच अ ग्रेट पर्सन। इनकी एक कोट बहुत इंपॉर्टेंट है कि इफ़ वी हैव नो पीस इन द वर्ल्ड, अगर पूरे देश पूरी दुनिया में अगर पीस नहीं है, शांति नहीं है, इट इज़ बिकॉज वी हैव फॉरगॉटन दैट वी बिलोंग टू ईच अदर। इसका मतलब है कि हम भूल गए हैं कि हम लोग एक दूसरे से बिलोंग करते हैं। ह्यूमैनिटी बिलोंग्स टू अस, बी बिलोंग टू ह्यूमैनिटी। अगर मैं सिंपली बोलूँ तो ह्यूमैनिटी हमसे है, हम ह्यूमैनिटी से हैं कंप्लीटली, बिकॉज वाइस वर्सा इज ट्रू। अगर हम ही भूल जाएंगे कि बी बिलोंग टू ईच अदर, एवरी ह्यूमन बीइंग इज अ काइंड ऑफ ब्रदर एंड सिस्टर फॉर यू, वेयर यू हैव टू ऑब्लाइज सम सर्टेन ड्यूटीज टू देम एज वेल, एंड सर्टेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो आपको निभाने पड़ते हैं एज अ पर्सन। अगर वो भूल जाओगे तो देयर विल बी डेफिनेटली केओस इन द वर्ल्ड। यूनिटी खत्म हो जाएगी, पीस खत्म हो जाएगा, एंड दैट इज़ व्हाट टेरेसा जी हैड स्टेट अबाउट इट। तो अगर हम चीज़ों को समझे पूरा डिटेल में, देखिए रिफ्यूजी का क्या कॉन्सेप्ट है वो आगे बात करेंगे, डेफिनेशन की बात क्या करेंगे, हिस्ट्री की अगर इसकी हम बात करें। देखिए, मैं आपको बताता हूँ, रिफ्यूजी लॉ का जो कॉन्सेप्ट है ना, ये वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम पे राइज होना स्टार्ट हुआ था, जब ये दुनिया ने देखा कि वर्ल्ड वॉर 1 से जो तहस नहस हुई। वर्ल्ड वॉर 1 को टोटल वार भी बोलते हैं। यूपीएससी का बहुत ही फेमस क्वेश्चन आया मेंस में, माई हिस्ट्री ऑप्शनल पेपर, तो मेरे को पता है कि इसमें क्या पूछा जाता है। तो उसमें एक सवाल आया था कि वर्ल्ड वॉर 1 को टोटल वार क्यों कहते हैं। बहुत सारे रीजन, इकोनॉमिक, सोशल, इथनिक, बहुत सारे रीजन है, दैट्स अ टोटली डिफरेंट थिंग। एक बहुत बड़ा रीजन ये था कि बहुत ही बड़े लेवल पे माइग्रेशन हुए थे दुनिया में, बहुत ही बड़े लेवल पे लोगों के अंदर क्राइसिस जनरेट हो गई थी। समझ में नहीं आ रहा था कहाँ जाएं, क्या करें, किस देश में जाएं, किस देश में रहकर बातें करें, कौन हमारा अपना है, कौन हमारा अपना नहीं है। ऐसा पूरा फीलिंग आया था, क्योंकि रेस के नाम पे आप कहीं जाते हो तो आपको प्रॉब्लम हो रहा था, कलर के नाम पे प्रॉब्लम हो रहा था, रिलीजन के नाम पे आपको दिक्कतें आ रही थी, वॉर से प्रॉब्लम्स हो रहे थे, कुछ और भी चीज़ें हैं जिससे प्रॉब्लम्स आ रहे थे। तो लगभग जब 1919 में वॉर ख़त्म हुई, जब ट्रीटी ऑफ वर्साइस, आपको याद है वर्साई की संधि हमने साइन करता, वर्सेल्स जिसको बोलते हैं, वहाँ से स्टार्ट हुई थी रिफ्यूजी लॉ का पूरा कॉन्सेप्ट। 1919 से नवंबर में जब साइन हुई थी, उसके बाद से ये चीज़ें बहुत ज़्यादा स्टार्ट हुई। लीग ऑफ नेशन बना था, यूनाइटेड नेशन का प्रेसेसर बोलते हैं उसको, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वहाँ से जाकर आज हम यहाँ पहुँचे हैं, जहाँ पे रिफ्यूजी लॉ के बारे में हम इतना ज़्यादा डीपली डिस्कस कर रहे हैं। हुआ क्या था कि 1919 में जब ये चीज़ें स्टार्ट हुई थी रिफ्यूजी लॉ के बारे में बात करना, क्योंकि लोगों ने देखा रशियन रिफ्यूजीज़ बहुत बड़े लेवल पे, जर्मन रिफ्यूजीज़, ओटोमन अम्पायर हार गए था पूरा का पूरा, स्टोरियन हंगरी अम्पायर हार चुका था, रशियन पूरा का पूरा माइग्रेशन हो रहे थे, रिफ्यूजीज़ क्राइसिस आ गई। तो इट वॉज अ वेरी वेरी क्योटिक सिचुएशन दैट टाइम। तो इसी को मद्देनज़र रखते हुए ना, कि एक हमें एक ऐसा कन्वेंशन नहीं बना था ऑल टुगेदर, पर एक ऐसा अरेंजमेंट तैयार किया गया था रिफ्यूजीज़ को लेके कि इनको हम एक प्रॉपर जगह देंगे जहाँ पे जाकर रह सकें प्रॉपर तरीके से, इनको रखने का, रहने का, कुछ राइट्स एंड ड्यूटीज़ की भी बात की गई थी, वो सारी स्टार्ट हुई थी। ये चीज़ें धीरे धीरे 1920s में बढ़ी, 1930s में बढ़ी, वापस से वर्ल्ड वॉर 2 होता है, एंड वर्ल्ड वॉर 2 ने दुनिया को जो दिखाया, हम नहीं चाहेंगे कि वो कभी और हो। इसी के बाद 1950-51 में एक स्टैच्यू साइन हुई थी, एक पूरी पूरी संधि साइन हुई थी, एक कन्वेंशन साइन हुआ था, एक एग्रीमेंट हुआ था पूरी दुनिया के लगभग 150 देशों में। आज 145 देश इसके पार्ट हैं, जिसको बोलते हैं यूनाइटेड नेशन स्टैच्यू ऑन व्हाट, स्टेटस ऑफ रिफ्यूजी। अगर हम बात करें 1951 में आई, ये जनवरी से लागू हुई। इसी के बाद में एक टॉपिक आया इनके अंदर कि आखिर ये जो
कंसोलिडेशन जो प्रीवियस हमने इतने सारे कन्वेंशंस कर रखे हैं, जो हमने किस तरीके से रिफ्यूजीज़ के साथ डील करा आज तक, उसको हम एक प्रॉपर स्टैचू देंगे, एक प्रॉपर प्रोसीजर देंगे। उसको 1951 का कन्वेंशन कहते हैं। बाद में इसको 1967 में एक प्रोटोकॉल करके इसको और थोड़ा सा एक्सटेंड करा गया। आपने पढ़ा हो क्योटो प्रोटोकॉल, उसके पहले जो हमने यूएनएफसीसी था उसके बाद क्योटो प्रोटोकॉल करा। तो बेसिकली कन्वेंशन में हमने बहुत सारी चीज़ें बात कर ली, ठीक है। बाद में हमने प्रोटोकॉल करा कि यार प्रोटोकॉल के नाते हम मिलते हैं और हमें डिसाइड हुआ कि नहीं, देयर इज समथिंग दैट वी हैव टू स्ट्रेच अलॉट, अगर कुछ और चीज़ हमें ऐड करनी है तो हम ऐड करेंगे। वो 1967 में हुआ, क्योंकि 15-16 सालों में देश पूरी दुनिया को समझ में आया कि देयर आर सर्टेन एम्बिग्विटीज़ इन 1951 कन्वेंशन, ठीक है। तो इसका जो प्रेम्बल है ना 1951 का, वही कहता है कि कंसीडरिंग दैट इज डिजायरेबल टू रिवाइज एंड कंसोलिडेट प्रीवियस इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स रिलेटिंग टू द स्टेटस ऑफ रिफ्यूजी एंड टू एक्सटेंड द स्कोप एंड प्रोटेक्शन अकॉर्डेड बाई सच इंस्ट्रूमेंट बाई मीन्स ऑफ अ न्यू एग्रीमेंट। जो स्टेटस हमने दिया है, जो राइट्स हमने दिए हैं, जो ड्यूटीज़ हमने दिए हैं, थोड़ा सा इसको हम और एक प्रॉपर इंस्ट्रूमेंटलाइज करके एक प्रॉपर ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी के साथ इस चीज़ को हम स्टार्ट करते हैं। नए सिरे से बोलते हैं ना, वो रिलेशनशिप को जैसे स्टार्ट करते हैं नए सिरे से, लड़ाई झगड़े की बात, वही चीज़ें हैं। क्योंकि ये पहले भी हो रहे थे 1920s 30s में, आप नेक्स्ट स्लाइड में बात करेंगे। ये आगे चल के और भी बदला है 1967 के प्रोटोकॉल, उसके बाद 1984 में जो कार्टाजीना डिक्लेरेशन हुआ था लैटिन अमेरिका में, वो भी, फिर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अफ्रीकन यूनिटी, उन्होंने भी अलग तरीके से अपना डिफाइन करा। सो बेसिकली अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस और संस्थानों ने और अलग अलग डिक्लेरेशन के माध्यम से रिफ्यूजी के जो डेफिनेशंस हैं, जो असाइलम मेकर्स के सीकर्स के जो डेफिनेशन है, उसको अपनी ज़रूरतों को सेटिस्फाई करने के पर्सपेक्टिव से डिफाइन किया गया, चेंज किया गया, जिसको बोलते हैं कन्वेंशन प्लस। मतलब आगे चल के जैसे रेड और रेड प्लस पढ़ा होगा ना आपने, जो डिग्रेडेशन एंड डिफोरेस्टेशन पे टॉपिक है इन्वायरमेंट में, उसी को प्लस करा, थोड़ा हमने एक्सटेंड करा, ठीक है। आगे देखेंगे कि आखिर हुआ क्या था बेसिकली, ठीक है। ये जो हिस्ट्री ऑफ रिफ्यूजी लॉ की हम बात कर रहे हैं, देखिए इसमें ध्यान से समझिएगा कि ये जो हिस्ट्री ऑफ रिफ्यूजी लॉ की हम बात करने वाले हैं, तो हुआ क्या था कि 1921 में, जैसे मैंने आपको बोला कि रशियन रिफ्यूजीज़ को ध्यान में रखते हुए जो इंटरनेशनल कमेटी ऑफ द रेड क्रॉस है ना, इसने एक प्रपोजल दिया कि इनको हमें एक स्टेटस अकॉर्ड करना चाहिए, एक तरीके से इनको सपोर्ट करना चाहिए। इसी के ध्यान में रखते हुए लीग ऑफ नेशंस ने हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज़ बनाया, जो कि थे, इनका नाम आई कांट रीड, जो नैनसन्स थे, सिंपली नैनसन बोलेंगे, बाद में जाकर नैनसन प्रिंसिपल बना, बहुत ज़्यादा नैनसन पासपोर्ट का कॉन्सेप्ट आया। एक बहुत ही नॉर्वेजियन व्यक्ति थे, इनको अपॉइंट किया गया हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजी, एंड ही वाज अ वेरी मार्वेलस पर्सन, जिन्होंने काफ़ी हद तक एक नया पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट दिया रिफ्यूजी लॉ को। इन्होंने बोला कि ये जो हम ट्रैवल डॉक्यूमेंट इशू करते हैं, इनको एक स्पेशल ट्रैवल डॉक्यूमेंट इशू किया जाए, जिसको नैनसन पासपोर्ट बोलते हैं। हिस्ट्री है, डेवलपमेंट बता रहा हूँ मैं, हिस्ट्री। जिसके बाद हमने ये देखा कि ये जो नेशनल पासपोर्ट इशू करते हैं वो इक्विवेलेंट उसके नहीं है, इससे डिफरेंट फ्रॉम दैट, जहाँ पे आपको एक अलग तरीके से देखा जाएगा, आपको लगे कि यू आर इन अ नीड, बेसिकली द पर्सन इन नीड, डेफिनेटली ऐसा फील किया जाएगा। और उसके बाद लीगल आइडेंटिटी दी गई एक रिफ्यूजीज़ को, एंड उनको ट्रैवल करने के लिए जो इंटरनेशनली था वो अलाउ किया गया बेसिकली। तो रिफ्यूजीज़, रशियन रिफ्यूजीज से स्टार्ट हुआ ये माइग्रेटिंग क्राइसिस, जाकर आज रोहिंग्या, अफगानिस्तान, तालिबान, सीरिया, यूक्रेन, सब जगह फैला आज जाकर, मतलब पूरी दुनिया में फैला ये चीज़। इवन इंडिया में भी 1947 में आपको पता, रिफ्यूजी दुनिया का सबसे बड़ा एक क्राइसिस था, ये माइग्रेशन क्राइसिस या रिफ्यूजी क्राइसिस जो बोल सकते हो आप देख लो कितना डिफ़िकल्ट था वो, है ना। आगे देखेंगे कि 1920s में, जैसे मैंने आपको बोला कि रशियन रिफ्यूजीज़ कॉन्सेप्ट आया, रशियन रिफ्यूजीज़ बढ़ रहे थे काफ़ी ज़्यादा, तो एक कॉन्सेप्ट आया कि वर्डन शेयरिंग कॉन्सेप्ट हम देखेंगे कि पूरी दुनिया को वर्डन शेयर करना चाहिए। इट्स नॉट ओनली यूरोपियन कॉन्टिनेंट जिसके ही बॉर्डर शेयर सिर्फ और सिर्फ पूरा का पूरा वो वर्डन शेयर करना चाहिए। तो वर्डन शेयरिंग का कॉन्सेप्ट क्या होता है, वही एक आदमी एक काम को 10 दिन में करते हैं तो 2 आदमी उसी काम को कितने दिन में करेंगे, ऐसे है वर्डन शेयरिंग का कॉन्सेप्ट। कि आखिर सिर्फ रशियन माइग्रेटिंग क्राइसिस जो हो रहा है, या फिर जैसे आज यूक्रेन से जो क्राइसिस जनरेट हो रहा है, इसको सिर्फ ये जो आपका बगल के देश से हंगरी हो गया, रोमानिया हो गया, यही क्यों इनको एक्वायर करें, क्यों नहीं यूएसए, क्यों नहीं इंडिया, क्यों नहीं अदर देश, चाइना, इनको अपने साथ शेयर करें, इनके पॉपुलेशन को शेयर किया जाए थोड़ा, जो क्राइसिस आ रहा है 1920s में जनरेट हुआ। 1924 के ऑनवर्ड्स लीग ऑफ नेशंस और आपका ये जो लेबर, आपको पता होगा दुनिया में ILO का आ चुका था, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, 1919 में 1 मई को जो हम बनाते हैं इंटरनेशनल लेबर डे, उन्होंने मिलकर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के ऊपर फोकस करा है। देख लो डेवलपमेंट कैसे हो रहा है। हम रिफ्यूजीज़ को रिफ्यूजी ना समझ के एक तरीके से ऐसे पर्सन इन नीड को ध्यान में रखते हुए उनकी एम्प्लॉयमेंट, उनकी राइट्स, उनकी ड्यूटीज़ की हम बात कर रहे हैं। देख लो 1951 का पूरा कन्वेंशन का सेप जनरेट हो रहा है यहाँ से। 1930 में नैनसन मर जाते हैं, नैनसन की डेथ हो जाती है, उसके बाद से थोड़ा सा कॉन्सेप्ट चेंज हुआ।
कॉन्सेप्ट चेंज इसलिए हुआ क्योंकि रसिया जो था वो धीरे धीरे स्टैंड हो गया था। रसिया का जो सोवियत यूनियन था कॉन्सेप्ट, वो धीरे धीरे स्टैंड हो चुका था काफ़ी हद तक, क्योंकि स्टालिन आ चुके थे, उन्होंने इकोनॉमिक पॉलिसीज़ काफ़ी हद तक स्टैंड कर रखा था उन्होंने। अगर हिस्ट्री बताने लगूंगा तो बहुत बताऊंगा, बिकॉज वर्ल्ड हिस्ट्री इज़ माई फेवरेट टॉपिक। इसके बाद ग्रेट इंडियन रिसेशन उस टाइम पे आई थी एक 1928 में। फिर जाकर ज्यूज क्राइसिस आया, हिटलर का रोल आता है। अब लोगों का रशियन रिफ्यूजी से क्राइसिस से चेंज होकर जो वॉर से, देखो आप, मैं आपको रिफ्यूजी का डेफिनेशन बताने चाह रहा हूँ। 4 चीज़ याद रखना: रेस, रिलीजन, वॉर और कोई पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन या ओपिनियन से आप अगर अटैच हो अपने देश में तो रिफ्यूजी का कॉन्सेप्ट आता है। तो वॉर से तो आपने देख लिया रिफ्यूजी जनरेट हुआ रशिया में। अब यहाँ पे रेस और रिलीजन के नाम पे जनरेट हो रहा था, वो हो रहा था ज्यूज के साथ। स्टालिन का सॉरी हिटलर कर रहे थे। हिटलर के बाद ये चीज़ें बढ़ रहा था, तो ज्यूज का कॉन्सेप्ट आना धीरे धीरे स्टार्ट हुआ। 1933 में हमने एक सबसे पहला दुनिया का कन्वेंशन साइन करा, जो कि बहुत कम लोगों ने साइन करा था। 1951 तो आज हम जानते हैं ना कन्वेंशन है, 1933 में सबसे पहला कन्वेंशन साइन हुआ था, बट नॉट दैट लेवल, उस लेवल का नहीं था, ठीक है। फिर 1936 में लीग ऑफ नेशंस ने एक प्रोविजनल अरेंजमेंट साइन करा, स्टेटस ऑफ रिफ्यूजी कमिंग फ्रॉम जर्मनी, जिसको प्रोविजनल अरेंजमेंट कहते हैं, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, ठीक है। और उसके बाद हमने ये चीज़ देखा कि ये फिर 1-2 साल के बाद हमने एक और स्टेटस देना स्टार्ट करा, जर्मनी के कन्वेंशंस को थोड़ा ब्रॉड करा, है ना, जहाँ पे 1938 का कन्वेंशन आया। सो एक पूरा का पूरा शेप देख रहे हो आप कैसे जनरेट हो रहा है, 1933, उसके पहले 1920, 1936, 1938। सो दिस वॉज द हिस्ट्री जहाँ पे मैंने आपको बताया। आगे देखते हैं। अब देखिए पहला टॉपिक तो हो गया, दूसरा टॉपिक देखते हैं कि रिफ्यूजी होते कौन है, मतलब हु आर द रिफ्यूजीज। क्या रवि एक रिफ्यूजी है? आप जो वीडियो देख रहे हो क्या वो आप रिफ्यूजी हो? नहीं, आप रिफ्यूजी नहीं हो। रिफ्यूजी मतलब एक वैसा व्यक्ति जिसको फोर्सली इस डिसीजन लेने पे मजबूर किया गया कि वो अपना जो हैबिचुअल रेसिडेंस का कंट्री है ना, जहाँ पर वो रहता है, जैसे मैं इंडिया में रहता हूँ, कुछ ऐसा हो जाए रिलीजन के नाम पे, रेस के नाम पे, मतलब मेरे कलर को लेकर, दो माई कलर इज़ फेयर, पर फिर भी अगर ये जो ब्लैक राइट्स मैटर वाला जो कॉन्सेप्ट है, अगर ये आपके साथ रिवर्स हो तो आपको कैसा लगेगा? एकदम सेम चीज़ मैं बताना चाह रहा हूँ कि आप जो ब्लैक पीपल के साथ करते हो, अगर आपके साथ किया जाए, बिकॉज अगर ब्लैक पीपल आपके साथ करने पे मजबूर हो जाए, देन हाउ विल यू फील दैट? ये सेम कॉन्सेप्ट ब्लैक लाइफ मैटर बताना चाहती है। तो प्लीज़ नेवर सपोर्ट एनी काइंड ऑफ रेसिस्ट आइडियोलॉजी, बिकॉज इट्स वेरी डेंजरस। रेस हो गया, रिलीजन हो गया, उसके अलावा आपको मैंने बोला वॉर हो गया, कोई ऐसा मान लीजिए, उसके अलावा कोई ऐसा इंटरनेशनल ओपिनियन अगर आप रखते हो जहाँ से आपको वहाँ से बाहर जाना पड़ रहा है। ये 4 कॉन्सेप्ट हैं जहाँ पे परजिक्यूशन का डर है। इन सब चीज़ों के बाद आपको परजिक्यूशन हो सकता है कई सारे लोग आपको एक साथ मारने निकल जाएं, या वहाँ की गवर्नमेंट आपको सपोर्ट करे, हो सकती है आर्मी आपको मारने निकल जाए। सो परजिक्यूशन का मतलब समझ रहे हो, बहुत बड़े लेवल पर परजिक्यूट किया गया था किसी लोगों को। अगर मैं जैसे एक बहुत बड़ा टर्म होता है जेनोसाइड, सो जेनोसाइड को अगर आप परजिक्यूशन का नाम देना चाहते हो तो आपको समझ में आएगा, इट्स अ स्टेट स्पॉन्सर्ड परजिक्यूशन। बहुत बड़े लेवल पे उसको मारा गया था, वहाँ के लोगों को परजिक्यूट किया गया, उनको डर है कि उनको मार दिया जाएगा, उनके साथ गलत किया जाएगा, रेप केसेस आएंगे। अर्मेनियन जेनोसाइड आपने पढ़ा होगा अगर जानते होगे तो, कोसोवो में भी सेम इंसिडेंट हुई थी। रोमानिया नहीं, रवांडा जेनोसाइड हुतीज वाला आपने पढ़ा होगा। तो ये हुआ रिफ्यूजी का कॉन्सेप्ट। वो अपने देश को छोड़कर, जो हैबिचुअल रेसिडेंस की कंट्री है वो, उसको छोड़कर अपने आसपास के देशों में, क्योंकि देखो अगर इंडिया में अगर कोई ऐसी केस आती है तो आप सबसे पहले कहाँ जाओगे? आप बगल के देशों में जाओगे। जैसे श्रीलंका में जो चीज़ अभी हो रहा है, मैंने उसके ऊपर पूरा डिटेल वीडियो बनाए थे। तमिल्स आए थे हमारे देश में लिट्टी की वजह से, जो प्रॉब्लम्स हुआ था वो तमिल में इंडिया में आए थे। वो रिफ्यूजी क्राइसिस ही तो था कि वहाँ से वो फोर्सफुली उनको लगा था कि उनको मार दिया जाएगा। जैसे रोहिंग्या क्राइसिस क्या है, रोहिंग्या रिफ्यूजीज क्यों? उनको लगता है कि वहाँ की जो म्यांमार आर्मी है उनको मारेगी, एंड दे आर गेटिंग परजिक्यूटिंग, उनको परजिक्यूशन का शिकार होना पड़ रहा है। इस वजह से वो इंडिया में आ रहे थे अपने नेबरिंग कंट्री में, वॉर की वजह से, रेस की वजह से, रिलीजन के वजह से, एंड एनी काइंड ऑफ पॉलिटिकल ओपिनियन, और किसी ग्रुप का अगर आप पार्ट हो तब, ठीक है। अपने देश को छोड़कर दूसरे देश के अगर इंटर कर गए हो आप, तो आप रिफ्यूजी हो सकते हो, पर उसके पहले आप असाइलम सीकर हो। अब आप सब डिफिनेशन को आगे ध्यान से समझते हैं, देखिए ध्यान से। जैसे रिफ्यूजी का कॉन्सेप्ट समझ गया, अब माइग्रेंट क्या वो मैं बताता हूँ। असाइलम सीकर क्या? देखिए असाइलम सीकर मतलब जैसे आप किसी देश से, म्यांमार से कोई अगर मान लीजिए रोहिंग्याज आए थे इंडिया में, तो वो रिफ्यूजी तो बाद में होंगे ना। अगर हमने उनको रिफ्यूजी स्टेटस दे दिया, उन्होंने मांगा, पहले उन्होंने तो असाइलम मांगा था ना, उन्होंने हमसे मांगा कि प्लीज़ हमें अपने देश में एंट्री करने दीजिए, हमें अपने देश में आने दीजिए, वी आर रिक्वेस्टिंग फॉर असाइलम, आपके यहाँ रहने का, टेम्पररी रेसिडेंस का हम आपसे डिमांड कर रहे हैं। आपने असाइलम सीकिंग दे दिया उनको, असाइलम सीकर को असाइलम दे दिया। अब वो रिफ्यूजी का स्टेटस देना आप पे ऊपर डिपेंड करता है कि अगर आप उनको रिफ्यूजी स्टेटस देना चाहते हो, जो यूनाइटेड नेशन जो हाई कमीशन फॉर रिफ्यूजी, अगर वो उनको रिफ्यूजी स्टेटस देती है तो ठीक है, ओके फाइन। माइग्रेंट्स क्या होते हैं? जैसे मैं बेसिकली आई एम फ्रॉम बिहार, अब मैं दिल्ली में आकर रह रहा हूँ, आई एम माइग्रेटिंग फ्रॉम बिहार, बिकॉज वाई आई हैव माइग्रेटेड फ्रॉम बिहार, क्यों? या मैं वहाँ से माइग्रेट कर रहा हूँ बेसिकली, क्यों? या कोई वहाँ से माइग्रेट क्यों कर रहा है? स्टडी के पर्सपेक्टिव से मैं दिल्ली आया हूँ। सो ये पर्सपेक्टिव है ना माइग्रेशन का। कोई शादी की वजह से माइग्रेट कर रहा है, कोई जॉब की वजह से कर रहा है, तो माइग्रेशन का है। यहाँ पे आप फोर्सफुली नहीं हो, आपको मन कर रहा, इच्छा कर रहा है तो आप माइग्रेट कर रहे हो। एक होता है इंटरनली डिस्प्लेस्ड पर्सन।
अब इंटरनली डिस्प्लेस्ड पर्सन करने का मतलब कि उस देश के बाहर आपको अलाउ नहीं है, आप किसी और देश में असाइलम नहीं मांग सकते, आपको अपने ही देश में रहना है। लेट्स से अगर इफ एनीथिंग दैट इज हैपनिंग इन दिल्ली और कोई यहाँ से अगर केरला में रह रहा है, तो अपने देश के अंदर ही इंटरनली डिस्प्लेस हो गया है, अपने घर में नहीं रह रहा वो, नॉर्थ दिल्ली में, ईस्ट दिल्ली में, वो केरला में जाकर रह रहा है, मान लो कोटिया में जाकर रह रहा है। तो ये चीज़ है इंटरनली डिस्प्लेस्ड पर्सन का, समझो कॉन्सेप्ट। एक होता है स्टेटलेस पर्सन, इनका कोई स्टेट नहीं है, वो कहीं के नहीं है, सच बताया जा तो, ना घर के हैं ना घाट के, जिनमें बोलते हैं, ना वो बेचारे का कोई स्टेटस है, ना तो वो इंडिया के हैं, ना वो दिल्ली के हैं, ना वो बिहार के हैं, ना वो पटना के हैं, ना वो राजस्थान के हैं, ना वो हैदराबाद के हैं, ना वो जापान के हैं, ना वो कोरिया के हैं, कहीं के नहीं है, दे आर स्टेटलेस सिंपली। ये हो गया स्टेटलेस पर्सन, डेफिनेशन समझ में आ गया। आगे देखते हैं। अब ये जैसे मैंने आपको बोला था ना कि एक्सटेंड किया हमने, जो कन्वेंशन प्लस वाला कॉन्सेप्ट बताया था, इसी को ध्यान में रखते हुए एक डिक्लेरेशन हुआ था, कार्टाजेना डिक्लेरेशन 1984 में, जो लैटिन अमेरिका, जो निकारागुआ, मैक्सिको, लैटिन अमेरिकन कंट्री, जो पेरू वगैरह था, वहाँ पे जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे थे रिफ्यूजी क्राइसिस वगैरह को लेकर, उन्होंने थोड़ा सा अपने डेफिनेशन को एक्सटेंड करा कि ये जो 1951 का डेफिनेशन, इसको हम थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं, ठीक है। बेसिकली ये जो ऑर्गेनाइजेशन फॉर अफ्रीकन यूनिटी था, उन्होंने भी कुछ और बोला था, इन्होंने कुछ ऐड किया, जैसे जनरलाइज्ड वायलेंस वर्ड ऐड किया, इंटरनल एग्रेशन ऐड किया, या मैसिव वायलेशंस ऑफ ह्यूमन राइट्स हो रहे हैं, तो इन सब के वजह से अगर आपकी सेफ्टी, आपकी लाइफ, आपका फ्रीडम थ्रेटन होता है, तो आपको रिफ्यूजी स्टेटस यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन के अंदर दे दिया जाएगा। कार्टाजेना डिक्लेरेशन ने अपने आप को अपने क्षेत्र में डिक्लेयर किया कि अगर आप इन देशों में ऐसा आपके हो रहा है और आप इस देश में आ रहे हो, तो इस कार्टाजेना डिक्लेरेशन आपको एक्सटेंड करती है थोड़ा सा, जो 1951 का स्टैच्यू है उसके बियॉन्ड, 4-5 चीज़ों से मैं थोड़ा सा बियॉन्ड कर देता हूँ, सिंपली कहने का मतलब, ठीक है। उन्होंने कुछ डिस्टर्ब पब्लिक ऑर्डर वाला वर्ड ऐड किया, ऑक्यूपेशन को लेकर, फॉरेन डोमिनेशन अगर आपके देश में हो रही है कुछ इतना ज़्यादा कि आपको परसिक्यूट किया जा रहा है ना, मतलब वॉर, रिलीजन, रेस से अलग, मतलब मैं चाह रहा हूँ कि मैं डोमिनेट करूँ आपके देश में। लेट से अगर कोई ऐसा कंट्री कहता है कि मैं इस देश में डोमिनेट करूँगा, सरकार मेरे हिसाब से चलेगी, इस देश के लोगों को मारो, समझ रहे हो, ये कॉन्सेप्ट है। इंटरनल एग्रेशन हो गया, देश के अंदर ही इंटरनल एग्रेशन हो गया, तो कार्टाजेना डिक्लेरेशन ने थोड़ा सा एक्सटेंड करा था, सर्टेन वर्ड्स दे एडेड विद रिस्पेक्ट टू वॉट एवर हैपनिंग इन लैटिन अमेरिकन कॉन्टिनेंट। लैटिन अमेरिका में जब हो रहा था उस टाइम पे, वो जो आपका याद है वेस्ट इंडीज़ वाला रीजन है, वहाँ पे बोलते हैं, उसके वजह से इन्होंने कुछ ऐड करा। इसी तरीके से कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अफ्रीकन यूनिटी, वहाँ तो रेसिज्म को लेकर काफ़ी ज़्यादा, सिविल वॉर को लेकर, इंटरनल माइग्रेशंस को लेकर, इंटरनल डिस्प्लेसमेंट को लेकर कुछ वर्ड्स ऐड किए गए थे, बिकॉज अफ्रीका में तो सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमें समझ में आ गया। मैं और भी चीज़ें बताऊंगा, जैसे प्रिंसिपल ऑफ नॉन रिफोलमेंट है, वो सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल 33, नेचुरलाइजेशन आर्टिकल 34, वो आगे बात करेंगे। उसके पहले एक टॉपिक पे बात करते हैं कि रिफ्यूजी लॉ, ह्यूमन राइट्स और ह्यूमैनिटेरियन लॉ में डिफरेंस क्या होता है। देखिए एक चीज़ को समझिए आप मेरी, ह्यूमैनिटेरियन का मतलब अगर आप गूगल करोगे तो वो बताएंगे टू मेक पीपल्स लाइफ बेटर एंड रिड्यूस दियर सफरिंग। ह्यूमैनिटेरियन का मतलब आपने सुना होगा, मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। भारत ने ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे अफगानिस्तान को 2 मिलियन टन चावल भेजा। पढ़ा, बचपन में पढ़ा होगा, ट्रांसलेटर करो अंग्रेजी में, मेरे आने से पहले ट्रेन खुल चुकी थी, वही वाली बात मैं आपको बता रहा हूँ कि अफगानिस्तान में भारत ने ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे 2 मिलियन टन चावल भेजा। भारत ने यूक्रेन को 10 मिलियन टन चावल भेजा ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे। मतलब भारत को पता है कि उस देश के लोगों के साथ गलत हो रहा है, गलत इन द सेंस उनकी लाइफ कंडीशन अच्छी नहीं है, वो सफ़र कर रहे हैं। तो हमने ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे इंसानियत को ऊपर रखते हुए उनको कुछ सपोर्ट दिया, उनकी लाइफ अच्छी हो, ह्यूमैनिटेरियन लॉ। सबसे पहले तो आप एक कॉन्सेप्ट आ गया ह्यूमैनिटेरियन लॉ, आपने पढ़ा, वो पढ़ा होगा आपने, ए सबसेट है बी का, बी सबसेट है ए का, वो एक सबसेट बी आपने पढ़ा होगा 11th-12th में। वही मैं बताना चाह रहा हूँ यहाँ पे, जो ड्रॉ करो फिगर, तो अगर पूरा का पूरा सर्कल अगर आप ले रहे हो ना ह्यूमैनिटेरियन लॉ का ऐसे, तो इसका एक सब पार्ट है ह्यूमन राइट्स, क्योंकि आपको पता है ना कि उनके ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो रहा है। अगर ये है, ठीक है, तो ये वाला ये है, ठीक है, ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रहा है। अब पहले ह्यूमन राइट्स देखा, अब आप देख रहे हो कि यार ह्यूमन राइट्स का वायलेशन तो हो रहा है, पर वहाँ पर रिफ्यूजीज भी हैं, देयर आर रिफ्यूजीज। अब अगर टर्की को भारत सपोर्ट करता है, तो टर्की दुनिया का सबसे बड़ा रिफ्यूजी प्लेस है जहाँ पे लोग जाकर रहते हैं, जर्मनी है बहुत बड़ा। तो भारत उनको अगर सपोर्ट कर रहा है तो कंसीडरिंग रिफ्यूजी राइट्स, तो रिफ्यूजी राइट्स के अंदर में आता है रिफ्यूजी लॉ, ह्यूमन राइट्स के अंदर में। तो ओवरऑल अगर ह्यूमैनिटेरियन लॉ पूरा का पूरा एक घड़ी है ना, तो एक सुई है उसकी ह्यूमन राइट्स, और उसकी एक छोटी सी सुई है रिफ्यूजी राइट्स, क्योंकि सबसे फोकस तो आप रिफ्यूजी राइट्स पर लास्ट में करोगे ना, पहले तो ह्यूमैनिटेरियन लॉ देखोगे। और यही कहता है ह्यूमैनिटेरियन लॉ कि आप इन सब पर्सपेक्टिव से ह्यूमन राइट्स को, सोशल राइट्स को, फंडामेंटल राइट्स को ध्यान में रखकर आप सपोर्ट करोगे ह्यूमैनिटेरियन लॉ को, मतलब सबसे ऊपर रखकर। आप समझ रहे हो मेरी बात? ये कॉन्सेप्ट है इन तीनों का, इनका को रिलेशन समझ में आ गया होगा आपको। एग्जाम्पल के साथ आपका पेपर में आता है तो आप बता देना, रसिया यूक्रेन का, फिर जो भी कॉन्सेप्ट मैंने आपको एग्जाम्पल दिया कि किसको भेज रहा है, टर्की को भेज रहा है, तो क्या सोचकर भेज रहा है, भारत अफगानिस्तान का एग्जाम्पल दे सकते हो आप। आगे चलते हैं।
आगे देखते हैं कि ये जो 1951 का कन्वेंशन हुआ था, इसमें रिफ्यूजीज़ को प्रोटेक्शन कैसे दी गई थी। उसमें कुछ राइट्स दिए गए थे उनको, कुछ ड्यूटीज़ थी रिफ्यूजीज़ का, कुछ वेलफेयर मेजर्स थे रिफ्यूजीज़ के लिए, कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स थे रिफ्यूजीज़ के लिए, उनके बेनिफिट्स के लिए वो समझते हैं। देखिए, ऐसा बोला गया कि रिफ्यूजी को हम एज ए इंसान ट्रीट करेंगे पहली बार तो, एज अ जिसको हम लोग बोलते हैं ना वेगर ट्रीट नहीं करेंगे। लाइक दे आर सीकिंग फॉर एसाइलम, इसका ये मतलब नहीं है कि वो शौक से आपके यहाँ आकर उनको हाथ पैर है फिर भी वो आपसे वेगिंग कर रहे हैं, नहीं। देयर कैन बी सर्टेन डिफरेंसेज, देयर कैन बी सर्टेन मजबूरियाँ, अगर मैं बात करूँ तो, क्योंकि वो अपने देश में परजिक्यूट हो रहे हैं, वो आपके देश में आकर अगर असाइलम मांग रहे हो, आप उसको रिफ्यूजी का स्टेटस दे रहे हो, तो प्लीज़ कंसीडर देम एज अ व्हाट, योर ओन पीपल। उनको अपने बराबर का हक दो। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट फंडामेंटल राइट, देयर इज अ प्रोविजन कि उनको फंडामेंटल राइट्स अकॉर्ड किए जाएँ, पर वो मैं नहीं कह रहा कि सबसे पहले आते हैं कि चलो ठीक है यार, तुम हमारे यहाँ गेस्ट नहीं, हम तुमको फंडामेंटल राइट दे, कल से तुम हमारे देश में होगे, नहीं, ऐसा नहीं है। देयर आर सर्टेन राइट्स कि आपको फंडामेंटल राइट्स, आपके ह्यूमन राइट्स को रिस्पेक्ट किया जाएगा। आपके सबसे इंपॉर्टेंट क्या, एज अ पीपल, एज अ पर्सन, आपकी जो राइट है वो रिस्पेक्ट की जाएगी। आपको छोटा नहीं ट्रीट किया जाएगा, ठीक है। आपको खाने के लिए दिया जाएगा, आपको रहने के लिए प्लेस दिया जाएगा, आपको बेटर कंडीशन दी जाएंगी, ठीक है। सोशल इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स, इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट्स। आपने एक एग्जांपल सुना होगा कि बांग्लादेश ने अभी भसन चार आइलैंड जो इंडियन ओशन में है, वहाँ पे कुछ बे ऑफ बंगाल में जो कुछ रोहिंग्याज को सेटल करा है, पूरे देश ने कंडेम करा, पूरी दुनिया ने। किसी ने ये नहीं बोला कि ठीक है यार, थोड़ा सा हम भी अपने वर्डन शेयर कर लेते हैं, किसी ने नहीं बोला। सबने बोला कि यार भसन चार आइलैंड तो बहुत ही ज़्यादा फ्लड वगैरह आता है, सुनामी वगैरह आ जाएगा वहाँ पे, आप वहाँ पे कर रहे हो। अरे वो कर तो रहे हैं, दुनिया का सबसे ज़्यादा वो ऐसे ही पॉपुलेटेड, डेंसली पॉपुलेटेड कंट्री है, वो ऑलरेडी वो कर तो रहे हैं, आप तो कर भी नहीं रहे हो जो कह रहे हो, ठीक है। ये है बर्डन शेयरिंग का कॉन्सेप्ट। और यहाँ पे जो ये राइट्स की बात आती है, बांग्लादेश ने राइट्स को एक्वायर करा है, कंसीडर करा है रोहिंग्याज के। उनको प्रॉपर लिविंग स्टैंडर्ड दी गई, स्कूल में जा रहे हैं, पर एजुकेशन दी गई, इंप्लॉयमेंट दी गई। वो यार 1920 में ILO के साथ हमने करा था, वो चीज़ें दी जा रही है उनको, इंप्लॉयमेंट वगैरह सब कुछ बातें की जा रही है। दो नॉट वोटिंग राइट, वोटिंग राइट्स नहीं दी जा रहे अभी, पर हाँ बहुत सारे राइट्स दी जा रहे हैं। ये राइट्स हो गए। एट द सेम टाइम ड्यूटीज़ भी है रिफ्यूजीज़ की, कि आप वहाँ के लॉ एंड ऑर्डर को हाथ में नहीं लोगे। ऐसा ना करो कि वहाँ के लॉ एंड ऑर्डर को मजाक समझ के बस जब चाहो किसी का रेप कर दो, मार दो, कुछ भी क्रिमिनल ऑब्लिगेशंस लेके बैठे हो, नहीं, ऐसा नहीं कर सकते आप। एंड देयर आर सर्टेन ड्यूटी, वही फंडामेंटल राइट और फंडामेंटल ड्यूटी पढ़ा होगा आपने, इसके साथ रिलेट करके एग्जाम में आए तो लिखना आप। सेकंड कॉन्सेप्ट वेलफेयर मेजर्स, जैसे मैंने आपको बोला सोशियो इकोनॉमिक सब कुछ आप ध्यान रखोगे। कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स भी हैं, लाइक उनको एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है प्रशासनिक तौर पे, ठीक है। उनको आप जैसे कभी हाल ही में वीडियो वायरल थी पटना की, जहाँ पे ADM साहब ने बहुत ज़्यादा गंदे तरीके से ट्रीट करा है एक प्रोटेस्ट को, तो वो नहीं करना चाहिए आपको। तो एडमिनिस्ट्रेटिव मतलब कि आप प्रॉपर रिकॉर्ड करोगे, वो अपने राइट्स के लिए अगर आपसे फाइट करें कि यार हमें जब अगर रिफ्यूजी स्टेटस दे रखा है, साइलम दे रखा है, तो इतनी गंदी स्थिति में क्यों, हमें थोड़ा सा तो जीने का अधिकार दो। ऐसा नहीं कि पलट के मारने लगे यार, तो तुम्हें हम रहने के लिए अधिकार दे, उसके बाद तुम हमारे घर में घुसकर हमसे वो कर रहे हो, ऐसा नहीं। इफ देयर शुड बी सर्टेन एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स एज वेल दैट शुड बी टेकन बाय द गवर्नमेंट, बाय द पीपल जो वहाँ पे रह रहे हैं। ये हो गई। दूसरी चीज़ होती है कंटेम्प्रेरी चैलेंजेस इन रिफ्यूजी लॉ, माइग्रेंट्स, असाइलम सीकर। कुछ कंटेम्प्रेरी चैलेंजेस भी, जिसको सोशियो एस्पेक्ट में देखो, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, जुडिशियरी, इथनिक, इन्वायरमेंटल, ये सब आप समझ रहे हो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। देयर आर सर्टेन थिंग्स जो हम डिस्कस करने वाले हैं कि कंटेम्प्रेरी चैलेंज अगर हम बात करें क्या है, तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि ये जो वर्डन शेयरिंग का कॉन्सेप्ट है ना, ये पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट है। आप अपने देश में ले तो लेते हो, उसको खर्च भी लगता है यार, बिलियंस ऑफ डॉलर्स लगते हैं, 6-6 बिलियन, 7-7 बिलियंस ऑफ डॉलर खर्च होते हैं, जितना पाकिस्तान जाता है IMF से मांगने एक देश चलाने के लिए, उतना खर्च लगता है एक रिफ्यूजी क्राइसिस को मेंटेन करने के लिए। जर्मनी से पूछो, टर्की से पूछो, कितना प्रॉब्लम हो रहा है उनको। तो ये जो इतना ज़्यादा जो फॉल्ट स्टेट्स पे लैप्सेज आ रहे हैं, इतना ज़्यादा उनको जो प्रॉब्लम्स आ रहा है इकॉनमी को लेकर, वो सबसे पहले तो शेयर करना पड़ेगा। कंटेम्प्रेरी चैलेंज पहला तो ये। दूसरा क्या है कि ये जो इलीगल इकोनॉमिक माइग्रेशन हो रहा है, रिफ्यूजी उसके अंडर में क्या कर रहे हैं, इकोनॉमी माइग्रेशन कर रहे हैं। यार मेरे यहाँ दिक्कत हो रही है, जैसे मोरक्को में मान लो दिक्कत हो रही है तो इटली चले जा रहे हैं, बाद में पता चला ऐसा कोई दिक्कत ही नहीं था, ठीक है। दूसरा केस कि जो इतना वर्डन आ रहा है, जैसे मैंने आपको बोला। तीसरा केस कि कहीं ना कहीं हम लैक कर रहे हैं इम्प्लीमेंटेशन, पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने में हम अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं। अपने टोटल जो कन्वेंशन है उसके अंदर का जो पूरा कॉन्सेप्ट है उसको हम इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं सर्टेन तरीके से, जो हमें करना चाहिए। कहीं ना कहीं कुछ प्रोटेक्शन है जो हम डिनाई कर रहे हैं उन्हें। एक और चीज़ आती है लास्ट में इंपॉर्टेंट, कि कहीं ना कहीं जो है एक यूनिफॉर्म स्कीम हम नहीं डेवलप कर पा रहे हैं सोशियो इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट को लेकर, और एक इसके ऊपर एग्रीमेंट नहीं बन पा रहा है। जैसा हमने पता है 1971 के वार के बाद भारत ने बहुत ज़्यादा मिलियंस ऑफ डॉलर, हमारे देश में खुद भी प्रॉब्लम्स थे उस टाइम पे, उसके बाद भी हमने बांग्लादेशीज़ को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया था, पर वो बर्डन शेयर नहीं कर पाया खुद देश, हमें करना पड़ा कहीं ना कहीं। उसके अलावा और एट एंड द एक इंपॉर्टेंट क्या है कि एक जो ब्लॉक्स हैं इतने ज़्यादा, जो रीजनल ब्लॉक बने, जैसे सार्क, बिम्स्टेक है, यूरोपियन यूनियन है, यूरोपियन कमीशन है, जो रीजनल ब्लॉक्स बने हुए हैं ना, उनको एज अ ब्लॉक एंट्री करना चाहिए, रिफ्यूजी क्राइसिस को मेंटेन करना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ रहे हो आप। ये कंटेम्प्रेरी चैलेंजेस हो गए कुछ। आगे देखेंगे
जैसे मैंने आपको बोला रिफ्यूजी लॉ क्या होता है, आपको समझ में आ गया होगा। रिफ्यूजी राइट्स आपको जैसे मैंने बताया, ह्यूमन राइट्स, ह्यूमन ट्रीटी, सब कुछ। एक कॉन्सेप्ट आती है रन नन रिफॉल्वमेंट की, ये बहुत इंपॉर्टेंट। आर्टिकल 33 कहता है यूएन जो यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन, उसमें क्या कहता है, नन रिफॉल्वमेंट का मतलब होता है, इसी के अराउंड चारों तरफ घूमती है पूरी की पूरी कन्वेंशन। कहता है क्या कि नन रिफॉल्वमेंट का मतलब कि आप किसी भी रिफ्यूजी को, मैं कह रहा हूँ किसी भी रिफ्यूजी को, 10 लोगों को नहीं, एक रिफ्यूजी को भी आप अपने देश से इनवॉलेंटरली, आर्बिट्रली, मैलियसली, डिस्क्रिमिनेटरी, अनफेयरली फोर्स नहीं करोगे कि जो वो जिस देश का है उस देश में वापस चला जाए, बिना फैक्ट्स एंड एविडेंसेस कंसीडर किए हुए कि क्या वहाँ पे उनके लिए रहने का कंडीशन अच्छा हुआ है कि नहीं हुआ। फॉर एग्जाम्पल, भारत ने पिछले 2 सालों में काफ़ी सारे रोहिंग्याज को वापस भेजा म्यांमार में, जबकि हमें पता है कि वहाँ पे उनके रहने के कंडीशन अच्छा नहीं है। उसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने इस पर स्टे नहीं लगाया था। इस पर बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म भी हुआ था, जुडिशरी का भी, लेजिस्लेचर का भी। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि आप पहले ये तो पता करो कि वहाँ पे रहने लायक कंडीशन हुई कि नहीं उनकी। सो नन रिफॉल्वमेंट इज अ प्रोसेस जहाँ पे आप वॉलेंटरली उनको जो फोर्स नहीं करोगे। सिंपली इफ़ दे आर वॉलेंटरली डिसाइडिंग कि ठीक है, आई एम ओके, मैं जा सकता हूँ, मुझे पता है देयर आर कंडीशन, लिविंग कंडीशन, तो आप उनको जाने दो, पर उनको फोर्स नहीं करोगे। दिस इज व्हाट द नन रिफॉल्वमेंट प्रोसेस, नन रिफॉल्वमेंट प्रिंसिपल ऑफ यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन स्टेटस ऑफ रिफ्यूजी 1951, इसके अराउंड ही पूरी की पूरी घूमती है। रिफ्यूजी प्रोटेक्शन मैंने आपसे बात करा, जैसे बर्डन शेयरिंग का क्वेश्चन मैंने आपसे बात करा। वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन कहने का मतलब कि वो खुद ही रजिस्टर करते हैं कि मुझे जाना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं चाहिए। एक्सट्राडिशन ऑफ रिफ्यूजी थोड़ा डिटेल में डिस्कस करूंगा, 2 मिनट लूंगा टाइम। नेचुरलाइजेशन कहने का मतलब 3-4 साल 5 साल से अगर आप रह रहे हो उस देश में और आपको लगता है कि उस सरकार देश को लगता है कि नहीं ठीक है रिफ्यूजीज़ हैं पर हमारे काम के आ रहे हैं, तो चलो इनको नेचुरली इस देश का सिटीजन बना दिया जाए। एक सर्टेन पीरियड ऑफ, अलग अलग देश का अलग अलग हो सकता है, ठीक है। नेचुरली आप उस देश के सिटीजन बन जाते हो आप सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। अगर उस देश को, जैसे जर्मनी ने बहुत बेनिफिट उठाया सीरिया के रिफ्यूजी क्राइसिस से, बहुत ज़्यादा इंप्लॉयमेंट वगैरह दिया उन्होंने, बहुत ज़्यादा उनको डेवलपमेंट हुआ इकॉनमिकली, ठीक है, क्योंकि चीप लेबर मिल गया। चीप लेवल आते हैं, आर्ट्स वगैरह भी आते हैं, टैलेंटेड भी लोग आते हैं ना बहुत ज़्यादा। ऐसा थोड़ी कि सबके सब ऐसे ही आ जाते हैं, कुछ उनके पास आर्ट नहीं होता, कुछ दिमाग नहीं होता, दे आर लाइक यूजलेस, नहीं, दे आर वेरी यूजफुल पीपल। उनको यूटिलाइज करोगे तो दे कैन डू एनीथिंग। एक होती है रीसेटलमेंट, थर्ड कंट्री, ये आएगा भैया। अगर ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो इसको तो मैं अभी बता देता हूँ। एक रिसेंटली एग्रीमेंट के साथ, अभी पिछले बस 10-15 दिन पहले की बात है, यूनाइटेड किंगडम और रवांडा ने एक एग्रीमेंट साइन करा है जिसमें यूनाइटेड किंगडम अपने देश से रिफ्यूजीज़ को रवांडा में भेजेगा और रवांडा को पैसा देगा रखने के लिए। अब आप सोचो ये क्यों, ये हुआ थर्ड कंट्री। फर्स्ट कंट्री का कॉन्सेप्ट समझ में आया? पहले फर्स्ट कंट्री बता देता हूँ कि अगर आपको देश में हो रहा है तो बगल वाले देश में चले जाओगे। फर्स्ट कंट्री ऑफ, वो आपका जो प्राइमरी कंट्री हो गया, चलो नेपाल में हो तो इंडिया में आ गए। अब इंडिया में आपको सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा तो आप यहाँ से चले गए कहाँ, मान लो जापान चले गए, ठीक है। सेकेंडरी कंट्री हो गया, सेकंड कंट्री। थर्ड कंट्री, जब 2 देश जिनके यहाँ रिफ्यूजीज हैं वो आपस में डिसाइड करते हैं, मान लो भारत और टर्की आपस में डिसाइड करके, चलो मैं ना, टर्की कहता कि मैं अपने देश के रिफ्यूजीज़ को ना आपके अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में शिफ्ट कर देता हूँ, मैं आपको इतने पैसे दूंगा। ये होगी थर्ड कंट्री का कॉन्सेप्ट। यही कर रहा है यूनाइटेड किंगडम। अपने देश से रिफ्यूजीज़ को वो क्या कर रहे हैं, रवांडा में रखने जा रहे हैं, और रवांडा सरकार एग्री कर गई। इसके ऊपर बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म हुआ है कि आप पैसे के लिए वो देश में भेजने जा रहे हो जिस देश का खुद का इतिहास बहुत ख़राब रहा है। रवांडा में हुथी रिवल्स का पता होगा, आपने पढ़ा होगा 1994, 1996, 1990s में क्या हुआ था बेसिकली हुथी रिवल्स के साथ, और तुत्सी रिवल जो वहाँ पे थे उनके साथ क्या हुआ था, तुत्सी ट्राइब के साथ। तो उस देश में कैसे रखोगे आप, फोर्स कर रहे हो उनको एक साथ ही आप मिलियंस, मतलब एक साथ ही। ऐसा क्वेश्चन आ रहा था, ऐसा मतलब स्टेटमेंट आ रहा था, एक ही फ्लाइट में सारे रिफ्यूजीज़ को भेज देंगे, पता नहीं कौन सी फ्लाइट में भेजेंगे इतने सारे रिफ्यूजीज़ को एक साथ ही। रवांडा 6400 किलोमीटर दूर यूनाइटेड किंगडम से, रवांडा वहाँ जाकर रख दोगे। ये हुआ थर्ड कंट्री का कॉन्सेप्ट। एक्स्ट्राडिशन का कॉन्सेप्ट समझिए थोड़ा सा क्या होता है। एक्स्ट्राडिशन का कॉन्सेप्ट समझने से पहले आई एम जस्ट फॉरगेटिंग कि कहाँ पे मैंने वो स्लाइड किया है। ओके, चलिए एक्स्ट्राडिशन का कॉन्सेप्ट मैं आपको बता देता हूँ, जस्ट वेट। देखिए एक्स्ट्राडिशन का कॉन्सेप्ट क्या है। एक्स्ट्राडिशन का मतलब क्या होता है कि एक देश में अगर आप रिफ्यूजी हो, पर ये पता चलता है कि आप जिस देश से आए हो ना, वहाँ आपने कुछ ऐसा क्राइम कर दिया है, सीरियस क्राइम या पॉलिटिकल ऑफेंसेस के क्राइम को नहीं माना जाता, पर कुछ ऐसा मान आप किसी का क्रिटिसिज्म करके आपको मारा जा रहा था, भाग के चला आया, तो उसको उसके नाम पे एक्स्ट्राडिशन नहीं होगा। पर हाँ, अगर आपने कुछ ऐसा सीरियस क्राइम कर दिया है और उसके बाद आप रिफ्यूजी का स्टेटस लेके किसी जगह कहीं छुपे हुए किसी देश में, तो वो दोनों देश आपस में एक्स्ट्राडाइट करेंगे आपको। मतलब एक्स्ट्राडाइट करने का मतलब कि आपको फोर्सफुली भी उस देश में वापस भेज दिया जाएगा। जैसे अभी जूलियन असांज के साथ हो रहा है, जाकिर नायक, पता होगा भारत काफ़ी टाइम से विजय माल्या के ऊपर बातचीत हो रही है, और भी कई सारे लोग हैं। जैसे आपने आया था ये क्या नाम है, कोई मोदी, क्या नाम से, नीरव मोदी एंड मेहुल चौकसी, पता है वहाँ से जो आ गए थे कैरिबियन आइलैंड से, तो हमने एक्स्ट्राडाइट करा उनसे एक्स्ट्राडाइट करा, हमारे देश में वापस बुलाया गया। तो एक्स्ट्राडिशन डिपेंड करता है फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस पे। अगर आपको लगता है कि पॉलिटिकली कोई बोल कर आया तो उसको हम उतना डिफेंड नहीं करेंगे, पर अगर आपने रिफ्यूजी स्टेटस दे रखा है अपने देश में, पर आपको पता है उसने बहुत ज़्यादा सीरियस क्राइम करके आया है वो अपने देश में, तो उसको वापस भेजना पड़ेगा आपको। पर एक चीज़ और याद रखना है कि अगर ये सब चीज़ें नहीं है तो अभी आप ये चीज़ देखोगे कि आप अगर आप भेज रहे हो ना, तो परजिक्यूशन होगा उसका कि नहीं होगा, किस बेसिस पे परजिक्यूशन हो सकता है, क्या चांसेज हैं, ठीक है। तो ओवरऑल
जो भी एक्स्ट्राडिशन का पॉलिसी है वो डिपेंड करता है नॉन रिफॉल्वमेंट की प्रिंसिपल को फॉलो करना, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कहीं ना कहीं ये भी है कि ये जो प्रिंसिपल ऑफ एक और प्रिंसिपल है उसके अलावा कि ये जो हम एक्स्ट्राडाइट करेंगे वो एक तरीके की स्पेशलिटी में होनी चाहिए कि स्पेशल आपने एक्स्ट्राडाइट करा है, किसी भी व्यक्ति को मांगा है हमसे, तो सिंपली इसीलिए मांगा है कि उन्होंने क्राइम करा और आपको उसी क्राइम के लिए उसको सज़ा देनी है। आप उसको किसी और क्राइम के लिए अपने देश में सज़ा नहीं दे दोगे। अगर एक्स्ट्राडाइट करके आप वापस ले आओ और उस देश ने आपको भेज दिया अगर वापस, जहाँ से रिफ्यूजी आप गए हुए थे वहाँ से उस देश ने अगर आपको भेज दिया, तो आप उसे झूठ नहीं बोलोगे कि मैंने तुमको बुलाया था, तुमने मेरे यहाँ क्राइम करके गए थे, बाद में आपको पता चला कि आप उसको रिलीजन के नाम पर परसिक्यूट करोगे, नहीं कर सकते आप। प्रिंसिपल ऑफ डबल क्रिमिनलिटी एक होती है, प्रिंसिपल ऑफ नॉन रिफॉल्वमेंट, प्रिंसिपल ऑफ डबल क्रिमिनलिटी और प्रिंसिपल ऑफ स्पेशलिटी, ये लिखना तीनों जरूर अगर क्वेश्चन आता है तो। डबल क्रिमिनलिटी मतलब दोनों देशों को पता है कि इसने इस देश में भी क्राइम करा है और मेरे देश में जो इसने क्राइम करा है वो मेरे देश में भी बहुत ज़्यादा सीरियसली माना जाता है। मतलब भारत में कोई क्राइम करे और यूनाइटेड किंगडम में उस क्राइम को बहुत सीरियस माना जाता है, तो वो एक्स्ट्राडाइट कर दिया जाएगा। ये हो गए कॉन्सेप्ट इतना। दो टॉपिक और बच रहे हैं। यूनाइटेड नेशन ह्यूमन कमीशन ऑफ रिफ्यूजी का रोल क्या है? देखिए, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन कमीशन का जो रिफ्यूजी है, ये यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के अंदर काम करता है। इसका काम क्या है? पूरी की पूरी जो रिफ्यूजी क्राइसिस है उसको दुनिया में देखना, पूरा का पूरा ओवरहॉल यही करते हैं। जैसे यूपीएससी करती है ना, यूपीएससी एग्जाम जितने होते हैं उनको पूरा का पूरा सेटअप वगैरह लवासना तक भेजने का काम उनका, मिनिस्ट्री ऑफ जो पर्सनल है उनका काम होता है, वैसे ही ये करते हैं यूनाइटेड नेशन ह्यूमन कमीशन फॉर रिफ्यूजी। वो देखते हैं कि पूरी दुनिया में क्या चल रहा है रिफ्यूजीज़ को लेके, कोई भी माइग्रेट कर रहा है क्या, रिफ्यूजी स्टेटस, कोई देश उनके साथ कितना गलत कर रहा है, उनके यहाँ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ दी जा रही हैं कि नहीं दी जा रही हैं, सोशल स्टेटस दिया जा रहा है कि नहीं दिया जा रहा है, उनको देश में उसी देश में वापस से नहीं भेजा जा रहा ज़बरदस्ती का, प्रिंसिपल ऑफ नॉन रिफॉल्वमेंट पॉलिसी हो रही है कि नहीं हो रही, वर्डन शेयरिंग कॉन्सेप्ट फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, इसके अलावा और भी चीज़ें हैं, जैसे कि रिपेट्रिएशन का कॉन्सेप्ट देखते हैं। वो ऑब्टेनिंग फ्रॉम द गवर्नमेंट इन्फॉर्मेशन, गवर्नमेंट से इन्फॉर्मेशन मांगते हैं, क्या आपके यहाँ क्या प्रॉब्लम्स हैं, गवर्नमेंट के साथ, डिपार्टमेंट के साथ टच में रहते हैं, कोऑर्डिनेशन को फोकस करते हैं। उसके अलावा इन्फॉर्मेशन स्टेबिलिटी को प्रमोट करते हैं। ओवरऑल जो सोशल वेलफेयर का कॉन्सेप्ट है, ह्यूमन राइट्स का कॉन्सेप्ट है। उसके अलावा जो प्रमोटिंग द एडमिशन ऑफ रिफ्यूजी नॉट एक्सक्लूडिंग दोज इन द मोस्ट डेस्टिट्यूट कैटेगरीज, उनको प्रमोट करना टेरिटरीज में, उनको ट्रांसफ़र करना, उनको एसेट्स को ट्रांसफ़र करो। अगर आप कोई देश मान लो रिफ्यूजी परमानेंट अगर उसको दे दिया आपने नेचुरलाइजेशन से, तो पुराना वाला जो देश है ना वहाँ से स्टेटस उनको बोलो कि यार आप उस देश में जो भी उसके पैसे थे वो आप इसको दे दो, अभी यूनाइटेड स्टेट में आके रह रहा है रवांडा से या फिर सीरिया से, तो आप इसको उसका पैसे वापस कर दो। सीरियन गवर्नमेंट को कहेगी यूनाइटेड नेशन ह्यूमन कमीशन फॉर, जो एक कमीशन फॉर क्या रिफ्यूजी है। ये पूरा का पूरा ओवरऑल कॉन्सेप्ट आप समझ जाओगे। पूरी की पूरी कोई भी अगर किसी संस्था को बनाया जा रहा है तो क्या पर्पस हो सकता है इसका। ठीक है, समझ रहे हो मेरी कॉन्सेप्ट, कहने का क्या मतलब है। एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि अब भारत का रोल क्या होता है। देखिए, भारत एक ऐसा कंट्री जिसने ना तो इसके प्रोटोकॉल को साइन करा, रेटिफाई करा, ना तो कन्वेंशन को आज तक माना है। मुझे नहीं पता क्यों, उस टाइम तो मुझे लगता था जवाहरलाल नेहरू ये सोच कर नहीं किए होंगे, उनको पता है हमारा खुद का देश इतना गरीब है, खुद ही हम इतने गरीबी में हैं, क्या ही बताऊँ, मतलब क्या ही करेंगे हम, किसी को रिफ्यूजी को क्या ही लेंगे। पर 1971 में हमने रिमार्केबल एग्जाम्पल सेट करा था, मिलियंस ऑफ लोगों को हमने अपने देश में पनाह दिया। ठीक है, इंदिरा गांधी जी को इस बात के लिए लिटरली सैल्यूट किया जाता है पूरी दुनिया के द्वारा कि बहुत अच्छे तरीके से हमने बांग्लादेश को लिबरलाइज करें एंड ऑल। भारत में जो कॉन्सेप्ट है वो पासपोर्ट एंट्री एक्ट 1920, पासपोर्ट एक्ट 1967, रजिस्ट्रेशन ऑफ फॉरेनर्स एक्ट 1939, फॉरेनर्स एक्ट 1946 और फॉरेनर्स ऑर्डर 1948 के अंदर हम इन चीज़ों को डील करते हैं। अगर कोई असाइलम सीकर्स है, कोई रिफ्यूजी का स्टेटस हम देते हैं, क्या कर रहे हैं उनके साथ। पर एक चीज़ फ्री होती है भारत गवर्नमेंट कि कभी भी हम किसी को वापस भेज सकते हैं, हमारे हिसाब से चलेगा भैया, कोई हमें क्रिटिसाइज नहीं कर सकता क्योंकि हम वहाँ के पार्टी नहीं है, हमने वो कन्वेंशन साइन ही नहीं कर रखा। जैसे रोहिंग्या को हमने वापस भेजा, ठीक है, कोई क्रिटिसाइज करे तो करे, पर हमें फर्क नहीं पड़ता ना, क्योंकि हमने साइन थोड़ी कर रखा है, उसके बावजूद हम कर रहे हैं। बिकॉज इंडिया इज़ वेरी रिस्पॉन्सिबल कंट्री, बहुत ही रिस्पॉन्सिबल कंट्री इंडिया बहुत सारी चीज़ों के लिए। तो हम किसी को ऐसे नहीं करते, हम बहुत सारे फैक्ट्स एंड एविडेंसेस को लेकर ही करते हैं किसी को वापस, बिकॉज इंडिया इज़ अ वेरी ह्यूमन कंट्री आई वुड से। ठीक है, इसी को ध्यान में रखते हुए 2015 में जो हमारे शशि थरूर साहब हैं, एक प्राइवेट मेंबर बिल लाए थे, असाइलम बिल 2021 में वापस बिल लाया उन्होंने, जिसमें उन्होंने फोर्स करा गवर्नमेंट को ये मानने के लिए कि यार हमें थोड़ा सा एक असाइलम सीकर एक बिल लाना चाहिए। कांग्रेस पार्टी जब 2019 की मैनिफेस्टो जारी की तो उसमें भी उन्होंने बात किया था कि हम जब एक असाइलम बिल बनाएंगे, रिफ्यूजी लॉ बनाएंगे भारत देश में, बहुत ज़रूरी है हमारे देश में, क्योंकि दुनिया जिस तरीके से ग्लोबलाइज हो रही है, लिबरलाइज हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है, जिस तरीके से परसिक्यूशन हो रहा है, जिस तरीके से रेसिज्म बढ़ रहा है, बढ़ भी रहा है, घट नहीं रहा, बढ़ ही रहा है वो तो ये कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट आएगा भारत देश पे भी। तो रिफ्यूजी लॉ हमारे देश में बनाने की ज़रूरत है, जिसको बहुत ही ज़्यादा जो अपने मनमानी तरीके से हम रिटर्न कर देते हैं ना, उसको रोकेंगे। ये था इस असाइलम बिल का पूरा कॉन्सेप्ट। अब इसको ध्यान में रखते हुए कई सारे इंडिया में केसेज हुए यूनाइटेड रिफ्यूजीज़ को लेकर। जैसे एक बहुत ही फेमस केस सुप्रीम कोर्ट का, जैसे पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज़ वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये जो इंटरनेशनल कवेनेंट फॉर ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स है वो इंडिया में डायरेक्टली इन्फोर्सिएबल है, और उसको हम फोर्सली कॉन्स्टिट्यूशन में भी फोर्स करेंगे, और कॉन्स्टिट्यूशन मोरालिटी के अंदर
इस चीज़ को हम ध्यान रखेंगे कि किसी भी लोगों के साथ हम इतना गलत ना करें, ठीक है। इसके अलावा दूसरा केस था विशाखापट्टनम स्टेट ऑफ राजस्थान, उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बोला था कि जो कन्वेंशन फॉर जो हमारा क्राइम के अगेंस्ट हमारा जो कन्वेंशन है इंडियन लॉ में, उसको भी हम फोर्स करेंगे। उसके अलावा वेलोर सिटीजन वेलफेयर फोरम वर्चुअल यूनियन ऑफ इंडिया के कॉन्सेप्ट में भी कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ के प्रैक्टिसेस को भारत देश में इंकॉर्पोरेट किया गया डोमेस्टिक लॉ में। एक और केस हुआ था यहाँ पे, क्या नाम है, एक केस था, आई एम जस्ट फॉरगेटिंग द नेम ऑफ द केस, जहाँ पे आंध्र प्रदेश चकमाज का कोई केस था। वहाँ पे भी काफ़ी हद तक सपोर्ट किया गया था इस चीज़ को कि हम प्रमोट करेंगे, हम नहीं चाहेंगे कि इतना इंडिया देश में ऐसे ही किसी को भी वापस कर दिया जाए। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन का भी रोल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि ह्यूमन राइट्स कमीशन इस चीज़ के साथ डील करती है। ह्यूमन राइट्स का जहाँ पे भी वायलेशन होगा, वेदर यू आर सिटीजन और नॉट, अगर रिफ्यूजी स्टेटस, सुप्रीम कोर्ट ने कई बार कहा है कि NHRC का काम है वो देखें, बिकॉज दे आर द ह्यूमन राइट्स एज वेल। ह्यूमन राइट्स वायलेट क्या बोलते हैं, ह्यूमन राइट्स का वायलेशन करने वाले को उनके खिलाफ एक्शन लेते हैं, तो NHRC का भी रोल काफ़ी ज़्यादा इसी में बढ़ जाता है। तो बहुत सारे केसेज हैं दुनिया में, जहाँ पे गाम्बिया भी लेके गया था म्यांमार को, आपको पता है क्या हुआ था वहाँ पे, ICJ में गए थे, वहाँ पे म्यांमार के खिलाफ ICJ में आया था। बाद में आंग सान सू की को जो नोबेल प्राइज़ भी देते हैं, उनको भी इस चीज़ के लिए काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म हुआ था। फिर इंडिया में असम और जो मिजोरम का केस है, मिजोरम में वो जो ब्रूएन एक और जो ट्राइब हैं, रियांग ट्राइब, वहाँ पे भी केसेस चल रहे हैं, मेघालय मिजोरम को। तो कई सारे वो ओकेजन्स पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला है, और सुप्रीम कोर्ट ने अपहोल्ड करा है कि भारत में भी जो रिफ्यूजी लॉ है उसको प्रमोट करना चाहिए, जो भारत में रिफ्यूजी लॉ होना चाहिए एक तरीके से, और हमें ह्यूमन राइट्स के तरीके से उनको देखना चाहिए। सो ये सारी चीज़ें मैंने डिटेल में डिस्कस करा जितना मुझे लगा। और देखिए, इंडिया बहुत बड़ा एक ऐसा कंट्री है जहाँ पे लगभग बहुत ही ज़्यादा लोग रहते हैं असाइलम सीकर्स के रूप में, 2 लाख से भी ज़्यादा लोग तो अभी ऐसे ही हैं, और भी संख्या तो बहुत ज़्यादा होगी। अभी श्रीलंका से लोग माइग्रेट करके आ रहे हैं, फिर अफगानिस्तान से बहुत ज़्यादा लोग आए थे। अभी हमने CA वाला जो हमारा कॉन्सेप्ट है उसके अंडर भी हमने दिया है बहुत ज़्यादा सपोर्ट। तो इंडिया इज़ एक्चुअली प्रोग्रेसिंग टुवर्ड्स हैविंग अ रिफ्यूजी लॉ, एंड जुडिशरी ने भी काफ़ी ज़्यादा रोल प्ले किया है। डिस्पाइट हम बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकली साउंड नहीं है, उसके बावजूद हमने काफ़ी हद तक सपोर्ट करा है इन चीज़ों को। तो देखा जाएगा आगे वाले समय में कि ये जो हम बिलियंस ऑफ मिलियंस ऑफ जो खर्च करते हैं लोग, क्या हम कर पाएंगे, डिपेंड करता है। जितना मुझसे हो पाए मैंने आपको डिटेल में डिस्कस कर रिफ्यूजी। आई होप कुछ चीज़ें समझ में आए, कुछ चीज़ें रह गई होंगी, आई एग्री टोटली, एंड सॉरी कि अगर कुछ चीज़ बच गई है तो, बिकॉज बहुत शॉर्ट पीरियड में मैंने भी बनाया, बिकॉज लास्ट डे आई वाज गोइंग थ्रू अ लॉट ऑफ डिफिकल्टी, जहाँ पे मेरे को बहुत सारा चीज़ रिसर्च करके आपके पास लाना पड़ा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड आई वुड please request to please subscribe the channel, share with your friends, because if you want to get certain amount of content like this, so please support the channel, subscribe the channel, share with your friends. Thanks for watching, keep loving me, thank you.